में निकाल दिया गया था। उन्होंने कुछ 50,000 रुपए कुछ दे रहे थे वो क्रिमिनल को। क्यों? क्योंकि उन्होंने किसी अपने मित्र को 5 लाख रुपए लोन दिया था, वो मित्र लोन वापस नहीं कर रहा था, तो वो 50,000 रुपए उस क्रिमिनल को दे रहे थे कि ये लोन कलेक्ट कर लो, 50,000 तुम ले लो, बाकी का मुझे दे दो। क्योंकि जे सिंह यानी सेशन जज, उनको भी मालूम था कि अगर वो सिविल कोर्ट में केस फाइल करेंगे इस लोन को रिकवरी के लिए, तो उनके जीवन में तो शायद नहीं, उनके ग्रैंडसन के जीवन में अगर पैसा आ भी जाए तो वो लकी होंगे, और अगर आ भी गया तो उस समय 30 साल बाद उस 5 लाख रुपए की वैल्यू क्या होगी। दूसरा, एक सर्वे में हमने पाया, एक क्रिमिनल, यहीं मुंबई में एक क्रिमिनल बहुत जीता, नाम भी बता दूं, इसी क्षेत्र का था, गावली जी। तो एक छोटा सा सर्वे, हमने 1000 लोगों का सर्वे किया कि आपने इनको वोट क्यों दिया। और यह प्रश्न था कि अगर ऐसा आदमी अरुण जेटली जैसा या मनमोहन सिंह जैसा आदमी अगर यहां पे खड़ा हो तो क्यों नहीं आप उसको वोट देंगे। बोले नहीं सर, हम उनको नहीं देंगे, क्योंकि अगर हमको पानी का कनेक्शन चाहिए, या हमको पुलिस हैरेस करती है, या हमको लोकल गवर्नमेंट कुछ, हमको बर्थ सर्टिफिकेट लेना है और नहीं मिलता है, तो अरुण गावली हमको दिला सकता है। क्यों? क्योंकि अगर वो एक फोन वार्ड ऑफिस में मारेगा कि दे दो, अगले दिन उसको कनेक्शन मिल जाएगा। मनमोहन सिंह और अरुण जेटली जी अगर उसको रिक्वेस्ट करेंगे तो बोलेंगे सर मैं देखता हूं मेरे बजट में है कि नहीं, अगले साल बजट में मैं लेकर आऊंगा। हाँ सर, ये जरूरी है पानी का कनेक्शन, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा इसको स्टडी कर लेता हूं कहां से कहां कनेक्शन दिया जाएगा, उसके बाद में मैं आप चिंता मत करिए, मैं प्रोसेस करता हूं फाइल को। जिस समाज, जिस देश में लोकल गवर्नमेंट डिलीवरी मैकेनिज्म एंड द जस्टिस डिलीवरी मैकेनिज्म हैज कंप्लीटली फेल्ड, you have no hope but to rely on criminals, and that is why there is a demand of criminals in the market. इसीलिए लोग वोट करते हैं। एक बार पॉलिटिकल पार्टीज को पता चल जाता है कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी से कोई और जीत नहीं सकता इसके अगेंस्ट में, तो उसके दरवाजे पे लाइन लग जाती है, क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम में हर सीट इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट बनाने के लिए एक एक सीट का इंपॉर्टेंस है आज। इसलिए चाहे क्रिमिनल हो कोई भी हो, लेकिन वो सीट मिलनी चाहिए, इसलिए वो टिकट देने के लिए उसके लिए तत्पर रहते हैं। बिहार में पप्पू यादव की कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई नहीं जीत सकता है, ये मैं आपको लिख के देता हूं। इसी तरह से तो इसलिए पॉलिटिकल पार्टी उसको टिकट देती है। ये क्रिमिनल क्यों पॉलिटिक्स में आना चाहता है? क्योंकि क्रिमिनल पॉलिटिक्स में आता है, उसको एक इंसेंटिव है क्रिमिनल पॉलिटिक्स में आने का। एक, उसको पता है मैं जीत सकता हूं, क्योंकि ही इज अनडिक्लेयर्ड जज इन दैट एरिया, और उसको पता है कि अगर मैं जीत सकता हूं इन ए पार्लियामेंट्री सिस्टम, गवर्नमेंट सर्वाइवल डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द एमएलएज। Even the MLAs of opposition parties have lot of influence on the government, because किसी भी समय उनकी जरूरत पड़ सकती है। ऐसे वातावरण में क्रिमिनल्स को पता है कि अगर मैं एमएलए बन जाता हूं तो या तो मैं सरकार में पहुंच जाऊंगा, या बिना सरकार में रहे हुए भी गवर्नमेंट के डिसीजन को इन्फ्लुएंस जरूर कर सकता हूं। और जिस सरकार के कंट्रोल में पुलिस काम करती है, अगर मैं उसको इन्फ्लुएंस कर सकता हूं तो मेरे सारे क्रिमिनल केसेस को दबा सकता हूं, मैनिपुलेट कर सकता हूं, और जो पुलिस मेरे पीछे पड़ी थी वो आज मुझे सल्यूट करती है, मुझे सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। इससे बड़ा इंसेंटिव क्रिमिनल के लिए हो ही नहीं सकता। तो आज बिकॉज ऑफ फर्स्ट पासपोर्ट सिस्टम ऑफ इलेक्शन और पार्लियामेंट्री सिस्टम कंपल होने से के कारण पॉलिटिकल सिस्टम में इलिजिटिमेट मनी की अंधाधुंध डिमांड है। इसीलिए हम कहते हैं एक डिमांड साइड ऑफ ब्लैक मनी इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन द सिस्टम एंड इकोनॉमी। सप्लाई साइड को आप कितना भी चेक करते रहें, कितना भी रोकते रहें, जब तक डिमांड खड़ी रहेगी, और वो भी अगर डिमांड पॉलिटिकल सिस्टम की हो, तो ये करप्शन अनएंडेमिक है। करप्शन को आप नहीं कम कर सकते हैं, केवल आप सप्लाई सोर्स बदल सकते हैं। मैंने सबसे पहला ब्राइब, मैं रिकॉर्ड पर हूं, दिया था 1980 में। सुरेश जी को पता होगा, टेलीफोन्स की लाइन में 15-15 साल लगते थे। 10,000 रुपए देने से मुझे एक टेलीफोन मिला था जो मेरे नाम पर नहीं था, वो मेरे घर पर ट्रांसफर हो गया था, मैं यूज कर सकता था। आज आपको टेलीफोन में कहीं ब्राइब देने की जरूरत है, आप फोन कीजिए, टेलीफोन लग जाएगा आपके घर पर।
ऐसे ही रेलवे टिकट, वही हाल था। आज नहीं है जरूर, लेकिन क्या करप्शन कम हुआ? नहीं, करप्शन शिफ्ट हो गया ज्यादा खतरनाक एरियाज में। उस समय एजुकेशन में नहीं था, अब एजुकेशन में आ गया। जुडिशरी में इतना नहीं था, अब जुडिशरी में आ गया। पुलिसिंग में इतना नहीं था, पुलिसिंग में आ गया। आप सप्लाई यानी कि पानी के पाइप में अगर फोर्सफुल पानी जा रहा है और फोर्स ज्यादा है उसका, और पानी टूट जाता है, पाइप टूट जाता है, आप पाइप को कितना भी बांधिए फिर कहीं से और दूसरी जगह से टूट जाएगा। आपको केवल दो ही कारण से रोकना पड़ेगा, या तो फोर्स कम करना पड़ेगा या पाइप की साइज बढ़ानी पड़ेगी। तो इस तरह के वातावरण में आपको इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स को बहुत बारीकी से सोच समझकर करेक्ट करना पड़ेगा। क्या सॉल्यूशंस हैं और कैसे करप्शन आगे बढ़ रहा है, मैं आगे जाने से पहले 2005 में इस निष्कर्ष को लेने के बाद डॉक्टर जयप्रकाश नारायण, तब तक मैं लोक सत्ता आंदोलन ज्वाइन कर चुका था, हम लोग करीबन 50 इस देश के सबसे बड़े नेताओं से मिले हैं और सभी को हमने 3 बदलाव करने के सुझाव देने का प्रयास किया है। और पूरे करीबन 8 महीने का प्रयास ये रहा। कई नेताओं को कई बार मिले और जनरली हम सक्सेसफुल हुए, केवल इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ, उसका कारण धीरे धीरे पता चलेगा। एक कि क्या हम पार्लियामेंट्री, सेंटर में तो पार्लियामेंट्री सिस्टम ठीक है, क्या हम फर्स्ट पास पोस्ट सिस्टम को बदलकर एक मिक्स प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम अडॉप्ट कर सकते हैं क्या, जिसके कारण ये जो इंसेंटिव मैकेनिज्म है कम से 20% वोट जीत कर आने का खत्म हो सके, ताकि कॉन्स्टिट्यूंसी विनिंग शुड नॉट बिकम इंपॉर्टेंट, पार्टी की आइडियोलॉजी शुड बिकम इंपॉर्टेंट। ये टेक्निकल इशू है, मैं बाद में क्या प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम होता है, आप वेबसाइट पे जा सकते हैं, बाद में अलग से मैं चर्चा भी कर सकता हूं ये किस तरह से डिसमेंटल करेगा। बेसिकली ये एक सजेशन था कि किस तरह, क्या हम मिक्स प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम अडॉप्ट कर सकते हैं। दोनों नेशनल पार्टीज को हमने ये प्रूव कर दिया कि अगर ये मिक्स प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम होता तो हर पिछले इलेक्शन में उनकी सीट संख्या, कम से कम पिछले 5 इलेक्शंस में उनकी सीट संख्या पार्लियामेंट में ज्यादा होती, जो कि एग्जैक्ट है। अभी दोनों पॉलिटिकल पार्टी में वोट मत का डिफरेंस 3 से 4% है, लेकिन सीट संख्या में बहुत फर्क है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में वो सीट संख्या खत्म की, जो डिस्पैरिटी है खत्म हो जाती है। सारी कॉन्स्टिट्यूंसी को आपको जीतना पड़ता है, सारी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए आपको बात करनी पड़ती है। आप केवल 20% वोट लेकर पार्लियामेंट में मेजोरिटी नहीं पा सकते हैं, क्योंकि एवरी वोट इज काउंटेड। इन करंट एफपीटीपी सिस्टम में क्या होता है कि ये जो विनर है 20-25% वाला, वही पार्लियामेंट और असेंबली में रिप्रेजेंट होता है। बाकी जो हार गए उनके वोटों का रिप्रेजेंटेशन कहीं नहीं है, वेस्ट वोट है वो। इसीलिए पीपल ऑल्सो नेगेटिवली वोट करते हैं। पीपल ये इसीलिए वोट करते हैं, कौन जीत रहा है उसको वोट करेंगे हम, जो हार रहा है उसको नहीं वोट, क्योंकि उनको रियलाइज होता है कि मेरा वोट वेस्ट नहीं जाना चाहिए। एक नेगेटिव वोटिंग होती है इस देश में। एक रिसर्च ये भी कहता है कि कौन जीतेगा इसके ऊपर वोटिंग नहीं हो रही, किसको हराना है हमको, इस पर वोटिंग होती है। और पिछले एक ऐसा भी रिजल्ट आया है कि कई इलेक्शन रिजल्ट के बाद में ये देखने को मिला कि लोग बोलते हैं लोगों का दोष है, लोगों का कोई दोष नहीं। अगर देखा जाए तो पिछले कम से कम तो 10-15 इलेक्शंस में लगातार लोग जो हैं चेंज डिमांड कर रहे हैं। कभी भी एक ही सरकार को आने नहीं दे रहे हैं, बारिंग 1 और 2, 1-2 सरकार को छोड़कर ज्यादातर सरकारें पलटी खाती हैं। एक आता है, दूसरे को हरा देते हैं, दूसरा आता है। इसका मतलब लोग जो है बेचैन है, लोग चेंज चाह रहे हैं, लोग बदलना चाहते हैं, उनके पास ऑप्शन नहीं है। दैट्स अ डिफरेंट थिंग। उसके 2 रिजल्ट हुए, 2 नतीजे हुए। एक, एजुकेटेड क्लास, हमारे जैसे तो थोड़े ज्यादा जागरूक हैं, लेकिन ज्यादातर मेजॉरिटी एजुकेटेड क्लास ने डिसाइड किया मैं बार बार वोट करता हूं, कोई चेंज नहीं आता मेरे जीवन में, कुछ चेंज नहीं, बदलाव नहीं आ रहा, मैं क्यों वोट करूं। इसलिए परसेंटेज ऑफ वोटेज धीरे धीरे डिक्लाइन हो रही है उनकी। अब ऑफकोर्स पिछले 1-2 इलेक्शन से, बिकॉज ये बहुत ही गर्म जोश मुद्दे सामने आए हैं, इसलिए बढ़ रहा है थोड़ा सा, लेकिन ये एक नेचुरल रिएक्शन है फॉर अननेचुरल सिचुएशन। सिमिलर रिएक्शन गरीब देता है। गरीब बहुत समझदार है, ये हमारी गलत फहमी है कि गरीब नहीं समझता, गरीब बहुत ही ज्यादा समझदार है। उसको गवर्नमेंट के काम करने के तरीके और पॉलिटिक्स के बारे में ज्यादा ज्ञान है हमारे से, ये मेरा अनुभव रहा है पूरे देश में घूमने के बाद। गरीब ने यह सोचा कि मैं बार बार वोट देता हूं, बार बार इस सरकार को हटा के दूसरी सरकार ले आता हूं, लेकिन मेरे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आता। बट उसका फर्क यह था कि उसने सोचा कि वोट न देने जाऊं, इसलिए
जो भी उस दिन मुझे जो देता है उसके लिए मैं वोट दे दूंगा। कोई शराब देता है, शराब ले लूंगा। कोई मुझे 500 रुपए देता है, 1000 रुपए लेता है, मैं वो ले लूंगा। ऐसा एक माहौल तैयार हुआ है इस देश में। तो उस दौरान अगर आपने देखा होगा तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक स्टेटमेंट आया था कि इस देश के लिए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम इज गुड सिस्टम। 2004 के अंत की बात है शायद। उसी तरह से कम्युनिस्ट पार्टी का एक स्टेटमेंट आया था कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम इज ए बेटर सिस्टम। और जब हम कांग्रेस पार्टी के पास गए तो भी उनके यहां भी ऐसे माहौल बन गया कि ये सही सिस्टम है। और ये ऐसा मिक्स था कि रीजनल पार्टी और नेशनल पार्टीज के लिए, दोनों के लिए विन विन सिचुएशन थी। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम होने से नेशनल पार्टीज को बहुत जबरदस्त फायदा था दो तरह से। एक तो उनकी सीट संख्या बढ़ती है ऑटोमेटिकली, दूसरा उनको लोकल अलायंस के ऊपर डिपेंड करने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्योंकि आज फर्स्ट पास पोस्ट सिस्टम के कारण अगर आप 10%, 15% भी वोट अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी रखती है तो उसकी कोई मीनिंग नहीं है। उसको अलायंस पार्टनर ढूंढना पड़ेगा टू मेक इट टू 25-30%। लेकिन इन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम अगर आइडियोलॉजिकली अगर 10 से 15% भी वोट है, आपका बेनिफिट मिलती है आपको पार्लियामेंट में बिना किसी अलायंस के। और रीजनल पार्टीज को यह अच्छा लगा कि हमने दूसरा सुझाव दिया था, डायरेक्ट इलेक्शन ऑफ चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर डायरेक्टली चुना जाना चाहिए ताकि ये जो एमएलए का जो इन्फ्लुएंस, क्योंकि इस देश में सेंट्रल गवर्नमेंट में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। डिलीवरी मैकेनिज्म ज्यादातर स्टेट गवर्नमेंट के पास है। आपका जो ज्यादातर डिलीवरी मैकेनिज्म है वो स्टेट गवर्नमेंट करती है। और स्टेट गवर्नमेंट में करप्शन बहुत ज्यादा भी है। हमको समझ में नहीं आता, हमको पता नहीं चलता। लेकिन अगर क्योंकि चीफ मिनिस्टर जो है, एक तो अनडेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी होने के कारण चीफ मिनिस्टर ऊपर से थोपा जाता है, वो जेन्युइन लीडर नहीं होता ज्यादातर। दूसरा, जिन एमएलए के, क्योंकि एमएलए उसको पसंद नहीं करते, उसको काम नहीं करने देते। दूसरा, एमएलए बिकॉज कई करोड़ों रुपए खर्च करके जीतते हैं और उनको मालूम है कि गवर्नमेंट का सर्वाइवल मेरे ऊपर है, वो डिस्गाइज चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं। हर व्यक्ति, हर एमएलए समझता है मैं एग्जीक्यूटिव हूं। वो हर डिसीजन अपनी, यानी कि किस कॉन्स्टिट्यूंसी में कौन सा पुलिस स्टेशन में कौन सा इंस्पेक्टर आना चाहिए, वहां पे एमएलए इन्फ्लुएंस करता है। जबकि एमएलए का रोल जो होता है वो लेजिस्लेटिव रोल होता है, उसका एग्जीक्यूटिव से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि वो इन्फ्लुएंस इसलिए कर सकता है क्योंकि सरकार उसके ऊपर डिपेंडेंट है सर्वाइवल। तो हमने कहा चीफ मिनिस्टर शुड बी डायरेक्टली इलेक्टेड। तो मायावती जी, मुलायम सिंह जी यादव, जयललिता जी, बहुत दे वर वेरी हैप्पी कि डायरेक्टली अगर चीफ मिनिस्टर, क्योंकि उनको भी पता है कि वो जीत तो जाते हैं लेकिन जीतने के बाद में उनके एमएलए ही उनको परेशान करते हैं। आप ये मत सोचिए कि ये पॉलिटिकल पार्टीज में पॉलिटिकल लोग जो हैं बड़े खुश हैं। दे आर ऑल्सो विक्टिम ऑफ द सेम सिस्टम। डिग्री ऑफ विक्टिम इज डिफरेंट। दे आर ऑल्सो विक्टिम। तीसरा हमने सुझाव रखा था कि एक ऐसा कानून बनना चाहिए इस देश में जिससे कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज का इंटरनल वर्किंग शुड बी कंप्लीटली डेमोक्रेटाइज्ड। मतलब हर पॉलिटिकल पार्टी की जो लीडर्स होते हैं वो उनके मेंबरों द्वारा चुने जाने चाहिए, न कि ऊपर से नॉमिनेट होने चाहिए। जो कैंडिडेट बनते हैं पॉलिटिकल पार्टी के, वो भी मेंबरों द्वारा प्राइमरी इलेक्शन के द्वारा चुने जाने चाहिए ताकि वो इलेक्शन में खड़े हो सकें। एक ऐसा कानून का मसौदा भी सरकार के पास में हमने, दोनों सरकार, एनडीए सरकार को भी और उसके बाद में यूपीए सरकार को भी दिया हुआ है। हमको पता था कि ये तीसरा जो मुद्दा है वो कोई पार्टी नहीं मानेगी, चाहे रीजनल पार्टी हो चाहे नेशनल पार्टी हो। ज्यादातर लीडरशिप जो चाहती है वो टोटल कंट्रोल चाहती है। लेकिन दोनों बाकी मुद्दे, एक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम और दूसरा डायरेक्ट इलेक्शन ऑफ चीफ मिनिस्टर, अगर ये भी अगर मान जाते हैं तो भी 90% काम इस देश का हो जाएगा। अपने आप ही ये दोनों सिस्टम अगर ठीक से काम करने चले, अपने आप पॉलिटिकल पार्टीज फोर्सफुली विल हैव टू बिकम डेमोक्रेटिक। क्योंकि आइडियोलॉजी जब मोर इंपॉर्टेंट बन जाएगी तो उनको क्वालिटी लीडरशिप को लाना पड़ेगा, नहीं तो आइडियोलॉजिकली सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। ये मुद्दे अप्रैल 2005 में ऑलमोस्ट हम लोग बहुत खुश हुए कि ऑलमोस्ट ये तीनों मुद्दों पर डिबेट, सारी पॉलिटिकल पार्टी तैयार हो गई कि इस पर अब ये नेशनल डिबेट शुरू कर देना चाहिए हम सबको मिलकर, और इसको सेंस डायरेक्शन लेकर 1-2 साल 3 साल में एक नेशनल डिबेट को एक
कंक्लूसिव डिसीजन में लेकर इन दोनों चीजों को करना चाहिए। यूपीए सरकार आ गई, आ चुकी थी उस समय। जून जुलाई में हमको एक मौका मिला कांग्रेस की सर्वोच्च लीडरशिप को मिलने का। तीसरी मीटिंग थी हमारी। नहीं हो सकता, बहुत बड़ा बदलाव है। हमने कहा बहुत बड़ा बदलाव, पॉलिटिकल लीडरशिप, देश की लीडरशिप से बदलाव की तो उम्मीद करते हैं, और कौन करेगा? लीडरशिप क्यों होती है? अगर बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी है तो उसका बहुत बड़ा बदलाव लाने की जिम्मेदारी भी लीडरशिप की है। कैसे लाया जाए वो आपके ऊपर जिम्मेदारी है। सडनली आप नहीं ला सकते, ये भी मानते हैं, लेकिन इसको नेशनल डिबेट तो आप बना सकते हैं। लेकिन नहीं हुआ, हम थक के आ गए। लोकसत्ता के पास में